सो आज का टॉपिक है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में बेसिक डिफरेंस क्या है? ओके तो एक सिंपल चीज मैं बताता हूँ कि लेट्स से एक मिनट, लेट्स से एक ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ओके ये ऑब्जेक्ट है, इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है। फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा क्या वो पाथ पे डिपेंड करता है? फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है क्या वो पाथ पे डिपेंड करता है? हाँ या ना? नहीं सर। क्या वो पाथ पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा उसके बाद उसका जो वर्क डन होगा, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन, क्या वो पाथ पे डिपेंड करेगा या पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा? करेगा। पाथ पे डिपेंड करेगा, राइट? ओके एक और चीज बेटा, हम लोगों ने अगर याद है तो वर्क की डेफिनेशन पढ़ी थी। वर्क क्या होता था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। तो इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन तुम लोग पहले कर लो, उसके बाद इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव के बारे में। ओके एक बॉल है, इस बॉल को मैं ऊपर से हॉरिजॉन्टली फेंक रहा हूँ, समझ में आया? एक बॉल इस टावर से ऐसा हॉरिजॉन्टली फेंक रहा हूँ। ओके तो ये जाएगा कुछ इस तरह से, ऐसा कुछ ट्रैवल करके जाएगा। ओके चलो, इस बॉल का मास तुमको दे रखा है कि मास ऑफ द बॉल इज 10 kg। ओके और ये जिस पाथ पे जा रहा है, यहां से यहां तक जिस पाथ पे जा रहा है, इस पाथ की लेंथ, पाथ की जो लेंथ है वो लेंथ दे रखी है लेट्स से 20 मीटर। लेंथ कितनी दे रखी है? 20 मीटर। ओके दूसरी चीज, जो और चीज जो दे रखी है, अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को, मतलब कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ बॉल को डायरेक्टली कनेक्ट कर दूं, स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करूं, तो ये जो लेंथ आती है वो आ रही है 15 मीटर। ओके और इनिशियल ये जो हाइट है वो हाइट दे रखी है 10 मीटर। आ रहा है समझ में? हाइट दे रखी है 10 मीटर। अब तुम्हें पूछा है क्वेश्चन में, ओके फाइंड करना है तुम्हें व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये तुम्हें फाइंड करना है। वर्क डन बाय ग्रेविटी ये फाइंड करके बताओ कितना आएगा। ऑप्शन में दे देता हूँ, वर्क डन बाय ग्रेविटी फाइंड करना है तुम्हें। तुम्हारा पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, वर्क डन बाय, अच्छा जी को 10 लेना है, टेक जी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए है 2000 जूल, ऑप्शन बी है 1500 जूल, ऑप्शन सी है 1000 जूल। चलो ट्राई करके बताओ क्या आएगा आंसर। वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछा है तुमको, ग्रेविटेशन फोर्स ने कितना वर्क किया ये तुम्हें फाइंड करना है। 2000, 1500 या 1000? हेलो यस हाँ कितना आएगा भाई? कोई तो है, कोई तो आंसर बताओ। 1500 जूल। 1500, बाकी लोग बताओ। बताओ भाई, सब लोग कहाँ गए? सो गए क्या? कुछ तो बताओ सर। क्या एक आएगा मिनट। आंसर। ओके बताओ भाई, सब लोगों को ट्राई करना है, आंसर देना है। व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स?
सर 1500 जूल सर। पक्का 1500 जूल सबका वही आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर। पक्का? हाँ सर। और कोई आंसर नहीं है किसी का? सबका वही आ रहा है 1500? हाँ सर। चलो आंसर तो गलत ही है। अब बताओ क्या आएगा? 1500 नहीं आएगा। ओके, दिस इज रॉन्ग आंसर। और कुछ और बताओ क्या आंसर आ सकता है? सर और शायद बताओ क्या आएगा? 1000 joules। शायद 1000 जूल्स। ओके चलो देखो बेटा, अगर तुम डेफिनेशन ऑफ वर्क निकालो, मैंने जो नोट्स 1000 लिखाई है joules आ उसके अंदर डेफिनेशन ऑफ वर्क निकालो। डेफिनेशन ऑफ वर्क लिखा होगा कि वर्क इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। याद आ रहा है? इन यस द सर। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये हमने डिस्कस किया था कि भाई जो वर्क है वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? वर्टिकली फोर्स कौन सी डाउनवर्ड। डायरेक्शन में नहीं लग रहा है? तो हम लोग बोल सकते हैं वर्टिकली कि डाउन। फोर्स लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है mg के जितना। m इंटू जी करोगे 100 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। ओके, तो ऐसा नहीं लिखना है कि भाई फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट या फिर फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्क का फॉर्मूला ये है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स लगा नीचे की तरफ, ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, नीचे की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका? तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई 10 नीचे की मीटर। डायरेक्शन में 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो वर्क डन आ जाएगा, फोर्स है 100 मल्टीप्लाई बाय 10, 1000 जूल। समझ में आया? समझ में आ रहा है? समझ हाँ में आ सर। रहा है ये? ओके, कोई डाउट? यस सर। कोई डाउट? उसके अलावा मैंने एक और चीज बताई थी कि भाई वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ये तब अप्लाई करेंगे जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कोई अलग अलग डायरेक्शन में हो, और थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये फॉर्मूला लगा के हम लोगों ने बताया था। आ रहा है समझ में? यस सर। यस। यस। चलो अब आगे एक छोटा सा और एक क्वेश्चन देता हूं मैं। ओके, इसी टाइप का कोई क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। चलो अब देखो, हमारे पास बेटा एक हॉरिजॉन्टल टेबल है। ओके, हॉरिजॉन्टल टेबल है और हम लोग देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल टेबल के टॉप व्यू को देख रहे हैं। समझ में आया? मतलब ये टेबल रखा हुआ है, उसको हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू देख रहे हैं। और मैंने देखा कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैं उसका टॉप व्यू देख रहा हूँ। ओके, जब इसको कोई मूव करता है, किसी ने फोर्स लगाया जिसकी वजह से ये मूव हो रहा है, तो जब भी ये मूव करेगा तब का जो फ्रिक्शन फोर्स है, जब तक ये मूव करेगा तब तक का जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू तुमको दे रखी है 10 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या दे रखी है? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। आया समझ में? ओके, चलो अब क्या करते हैं बेटा, इसको हम लोग मूव करा के, ऐसा मूव करके मैं लास्ट में इधर तक लेके आता हूँ। आया समझ में? मूव करके मैं इधर तक लेके आता हूँ, इस पाथ पे मूव करके इधर तक लेके आता हूँ। इस पाथ की जो लेंथ दे रखी है, इस पाथ की जो लेंथ है वो लेंथ ऑफ द पाथ दे रखी है 15 मीटर। ओके, और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट मेजर करूं, डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो देख रहा हूँ मैं, वो डिस्टेंस दे रखा है, या फिर उसको मैं डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकता हूँ। वो दे रखा है, लेट से यहाँ से आने में डिस्टेंस लगा 10 मीटर। आया समझ में? ओके, इसके अलावा एक और चीज दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा है, लेट से 5 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस कुछ दे रखा है। कितना आ सकता है? 100 का स्क्वायर माइनस 25, रूट 75 आ सकता है, राइट? तो रूट 75 दे रखा है। कोई डाउट? ये समझ में आ रहा है? ये अलग अलग डिस्टेंसेस तुमको दे रखे, और कुछ नहीं दे रखा, ये सारे डिस्टेंसेस दे रखे। तुम्हें फाइंड करना है, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स।
वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। ऑप्शंस दे रखे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन तुम्हारे पास जो दे रखा है वो दे रखा है -50 जूल। बी ऑप्शन दे रखा है +50 जूल। सी ऑप्शन दे रखा है -150 जूल। डी ऑप्शन दे रखा है +150 जूल। ऑप्शन ई दे रखा है सर ऑप्शन थोड़े कम कर दो ना। क्यों भाई? सर कंफ्यूजन ज्यादा होता है फिर। हाँ तो वही मेरा काम है कि तुम्हें कंफ्यूजन करना। ओके मेरे को वही चाहते हो कि तुम कंफ्यूजन ज्यादा होगा तो भी सर सीखने को मिलेगा। ABCDEF के बाद क्या आता है? G आता है, राइट। और ये दे रखा है 5√3 5 10 30√3 जूल माइनस में, और H दे रखा है +30√3 जूल। चलो क्या आएगा? वैसे तो देखा जाए 4 ऑप्शन ही है, सिर्फ मैं प्लस माइनस लगा के ज्यादा किया हुआ है। तो बताओ क्या आएगा? सोच के बताओ सब लोग। सर -150 आना चाहिए। -150 -100 सोचो, और कुछ सोचना है तो और कुछ सोचो। सर -150 आएगा। -150 ओके चलो देखते हैं बेटा। -100 आना चाहिए। -100 आना चाहिए। ओके बहुत लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। लेंथ ये L मतलब ये वाला, ओके दिस इज लेंथ L, और S मतलब ये वाला। चलो क्या आएगा? लास्ट बार पूछ रहा हूँ, क्या क्या आएगा बताओ। बताओ भाई, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आएगा? -150 लग रहा है। मतलब ये क्या डिस्प्लेसमेंट लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लेंगे, क्या लेंगे? कैसे पता चलेगा क्या लेना है? देखो ध्यान से, इसके लिए क्या करो, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को इधर से इधर मूव करो। जब मैं इधर से इधर मूव कर रहा हूँ, फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? तो मैं बोल सकता हूँ ये फ्रिक्शन लगेगा पीछे, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, राइट। और जब ये टर्निंग ले रहा होगा तभी भी, अगर ये मान लो इस तरफ से ऐसा जा रहा है तो फ्रिक्शन एग्जैक्टली उसके पीछे ही लगेगा, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। चाहे वो यहाँ से आगे जाए, ऐसा आगे जाए, बट फ्रिक्शन एग्जैक्टली उसके पीछे ही लगेगा। तो बेटा फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हमेशा 180 रह रहा है। यस सर। फ्रिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हर एक मूवमेंट पे 180 ही रह रहा है, पहली बात। ओके समझ में आया यहाँ तक? ओके ऑलवेज 180 रह रहा है। इसका मतलब हमेशा फ्रिक्शन जो है वो अपने मोशन को अपोज करता रहता है। अब बेटा डिस्प्लेसमेंट लोगे, अच्छा ये 5 मीटर तो आने का कोई मतलब ही नहीं है, ये तो बेकार का ही दिया हुआ था, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। अब हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट लेंगे या डिस्टेंस लेंगे, क्या लेना चाहिए? डिस्टेंस लेंगे ये वाला लंबा सा, या डिस्प्लेसमेंट लेंगे? क्या लेंगे? क्या लेंगे बेटा? वर्क डन निकालने के लिए क्या लेंगे? वर्क डन निकालने के लिए क्या लेंगे बेटा? देखो हर जगह पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री पे रह रहा है, हर जगह पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री पे रह रहा है। अगर मैं इसको ज्यादा गोल गोल घुमाता, ओके, तो भी वर्क डन बाय फ्रिक्शन ज्यादा ही होता। मतलब ये हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंडेंट नहीं है। तो सर मैं वही बोल रहा हूँ कि फ्रिक्शन जो है वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंडेंट नहीं है, वो पाथ पे डिपेंडेंट है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा वो माइनस फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट की जगह हम क्या लेंगे, इधर डिस्टेंस लेंगे 15 मीटर, विच इज इक्वल टू -150 जूल्स। ये हमारा सही आंसर है, आया समझ में? ओके तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कब लेना है वो बहुत ही ध्यान से सोचना है। कोई डाउट? कोई डाउट इसमें?
चलो एक और No, छोटा sir. सा एग्जांपल इसी के अंदर कर लेते हैं, एक और छोटा सा एग्जांपल। ये बेटा हॉरिजॉन्टल सर में तो चल रहा जो था। भी होता है सर, फोर्स जो भी फोर्स दिया होता है उसका बेसिक्स हमको पता होना चाहिए। हाँ बेसिक पता होना चाहिए, ये सही, अच्छा बताया कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो पहले से लेके लास्ट तक क्या हो रहा है वो चेक करना है। ऐसा नहीं चेक करना है कि इनिशियल कहाँ है और फाइनल कहाँ है, डिस्प्लेसमेंट नहीं लेना है। ओके, पूरा ही फोर्स के हिसाब से चेक करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसका मास दे रखा है 10 kg। ओके, इसको उठा के मैं ऐसा ले गया, फिर ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया। ओके, फाइनली यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया। चलो कोई डाउट तुमको? सबकी No, लेंथ दे sir. रखी है। ये लेंथ 5 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 3 मीटर, यहाँ से यहाँ की लेंथ दे रखी है 4 मीटर, और यहाँ से यहाँ की लेंथ वापस दे रखी है 5 मीटर। ओके, अगर इस क्वेश्चन में मैं डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करके दिखा दूं तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का। ओके, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं तो। ओके, और इसको मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ एक अगर राइट एंगल ट्राइंगल बना लूँ ऐसा, तो यहाँ से यहाँ हाइट तक, ओके, यहाँ से यहाँ हाइट तक का जो डिस्टेंस होगा कितना हो जाएगा? 5 + 5 + 5, तो ये डिस्टेंस हो 15. जाएगा 15 मीटर। ओके, और यहाँ से यहाँ तो 4 मीटर दे ही रखा है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये पूरा जो डिस्प्लेसमेंट आएगा यहाँ से यहाँ जाने का, दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी गिवन बाय व्हाट? रूट ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 + 16, रूट ऑफ 225 + 16 कितना होगा? 2√2 6 और 5 241. 11 प्लस 1 241, रूट ऑफ 241, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट? अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी। क्या पूछा है तुमको? क्या पूछा है? वर्क डन बाय ग्रेविटी। बाय ग्रेविटी। तो क्या करोगे, ये फाइंड करो। चलो ऑप्शन ए दे रखा है 100 × √241 पॉजिटिव। ऑप्शन बी दे रखा है -100 × √241। ओके, ऑप्शन सी दे रखा है +100 × 5 और 5 15 15 और 6 और 4 10 15 और 20 35। ओके, मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके उस फॉर्म में ही लिख रहा हूँ, ओके, ताकि तुम्हें इजीली पता चले कि क्या ले रहे हैं हम। ओके, ऑप्शन ई दे रखा हूँ +100 × 15। ऑप्शन ई के बाद ऑप्शन एफ -100 × 15। चलो इतने ऑप्शन दे रहा हूँ, बताओ क्या सर आएगा? ग्रेविटी 10 लेना। ग्रेविटी 10, G10 लेना है, इसलिए मैंने 100 इंटू कर रहा हूँ। फोर्स जो लगेगा ग्रेविटेशन का वो 100 लगेगा, इसलिए 100 इंटू समथिंग हो रहा है। सर 100 चलो व्हाट विल बी द वर्क डन? कितना आएगा आंसर? फाइन, A B C D E F, क्या आंसर आएगा? सर ए क्या? सर ऑप्शन सी। C 35। थोड़ा और सोचो। सर 100 × सर 15। ए आएगा सर। ई ऑप्शन, 100. सॉरी, ये आएगा, सी ई आएगा। ऑप्शन, ई ऑप्शन। ये वाला ई ऑप्शन। ओके, क्या आएगा बताओ? करेक्ट आंसर क्या है? फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये तुम्हें फाइंड करना है। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? बताओ जल्दी सोच के। सर 50-50 ले सकते हैं। अरे क्या केबीसी खेल रहे हैं क्या? 50-50 ले सकते बोल रहा है। आंसर बता फटाफट। सर एफ आएगा। सर मेरे को एफ लग रहा है। एफ लग रहा है। क्या आएगा? सोचो। बता दूं? यस सर। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर इज एफ। ओके, एफ इज करेक्ट आंसर। क्या करना है बेटा इसमें? ग्रेविटेशन कहाँ लग रहा है? ग्रेविटेशन लग रहा है नीचे नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट कौन सा लेंगे? ऊपर की तरफ का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ले लेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? फ्रिक्शन में तो ऐसा नहीं किया था। ग्रेविटेशन में ऐसा फ्रिक्शन क्यों कर पाथ रहे पे हो? लगता है।
यस, फ्रिक्शन जो था वो हर एक पाथ पे लग रहा था, मतलब पाथ के हिसाब से वो अपनी अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहेगा और हमेशा मोशन के अपोजिट रहेगा। मतलब जब मैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल रहा हूँ, जब भी मैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल रहा हूँ तो वो किस पर डिपेंड कर रहा है? पाथ पे डिपेंड कर रहा है। जबकि जब भी मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाल रहा हूँ वो किस पर डिपेंड कर रहा है? वो मैं बोल सकता हूँ कि पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रहा है? चलो अब यस देखो, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई एग्जैक्ट एफ आंसर क्यों आया। इधर से मैं इधर ले गया, 5 मीटर। mg का फोर्स नीचे लगा 100 न्यूटन नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर की तरफ वर्टिकली 5 मीटर में, तो 100 इंटू 5 करोगे नेगेटिव में, तो -5 इंटू 100 ये पहला आएगा। समझ में आया? यस सर। फिर जब मैं इसको इधर से इधर ले जाता हूँ नहीं तो होगा सर फोर्स वर्क। नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा लग रहा है 90 डिग्री बन रहा है भाई, वर्क 90 डिग्री होगा। बन रहा है, वर्क तो नहीं जीरो होगा। तो इधर का वर्क 0 जूल, इधर का भी वर्क 0 जूल, इधर का भी वर्क 0 जूल, हाँ इधर सर। से इधर तक का वर्क वापस वही -100 इंटू 5, -5 इधर से इधर का भी वापस वही -100 इंटू 5, तो टोटल 555 ऐड करके 15 हो जाएगा इंटू यस सर। -100। यस समझ में आ गया? ओके, तो ग्रेविटी ने जो वर्क किया वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। ओके, फ्रिक्शन ने वर्क किया वो किस पे डिपेंड कर रहा है? पाथ पे डिपेंड कर रहा है। आ गया समझ में? समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? कोई डाउट? ओके, तो ये तो लेना ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो कुछ काम का ही नहीं है। ओके, ऐसा नहीं कि ये इंटू 240, तो ए और बी ऑप्शन तो बहुत ही घटिया है। ऑप्शन सी ऑप्शन डी में मैंने डिस्टेंस लिया है तो वो भी गलत है। लास्ट वाले में मैंने वर्टिकल डिस्टेंस लिया है तो वो करेक्ट आंसर आएगा। आ गया समझ में? यस सर। कोई डाउट? पक्का समझ में आया? हाँ यस सर। सर। एक और क्वेश्चन करके बता दूं। हाँ सर, एक एक और। छोटा सा क्वेश्चन ग्रेविटी के लिए। यहाँ से यहाँ मैं लेके जाता हूँ इस डब्बे को। ओके, यहाँ से यहाँ जाने में ये जो लेंथ है वो दे रखी है 10 मीटर। ओके, और अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना लूँ तो ये है 6 मीटर और ये है 8 मीटर। ओके, ट्रिपलेट्स, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बन रही है। यहाँ से यहाँ इस डब्बे को ले जा रहा हूँ, इस डब्बे का मास है 10 kg। व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी? वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आएगा बताओ? -800. ऑप्शन ए -100 इंटू 10, ऑप्शन बी, अच्छा माइनस आएगा वो तो समझ में आ जाएगा ना, क्योंकि हाँ फोर्स और सर। डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में। -100 इंटू 8, ऑप्शन सी -100 इंटू 6, ऑप्शन डी -100 इंटू 8 + 6, 8 + 6 कितना भाई? 14। क्या आएगा बताओ? सर, ABCD बी में से आएगा। कौन सा सही है? -100 इंटू 8। बी ये आएगा, सही है। B। ओके, -100 B इंटू बी, -100 फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ 8 मीटर का हो रहा है, तो 100 इंटू 8 करोगे और नेगेटिव साइन लगाओगे बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे मैं इसको गोल गोल घुमा के भी यहाँ पे लेके आऊंगा तो इतना ही वर्क करना पड़ेगा। आ सर, गया अगर समझ में? डब्बा नीचे आता तो पॉजिटिव में आंसर आता ना। हाँ, अगर डब्बा नीचे लेके आते तो ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव आता, ऊपर जा रहा है इसलिए ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव आ रहा है बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। आया समझ में सबको? सर, तो यस हर बार एयरक्राफ्ट्स के ऊपर सर नेगेटिव ही लगेगा ना एयरक्राफ्ट बेटा नीचे भी तो आएगा। सर, मतलब जब टेक ऑफ करेगा तब। हाँ, तो ग्रेविटी ने नेगेटिव वर्क किया। चलो एक और क्वेश्चन छोटा सा, यह समझ में आ गया? सर, लास्ट क्वेश्चन। आ गया। फ्रिक्शन का एक दे दो ना। लास्ट क्वेश्चन। एक बॉल है, वापस मास ले लेते हैं 10 kg का, इसको मैंने उठा के ऊपर फेंक के ये नीचे तक आ रहा है। ओके, व्हाट इज द वर्क डन बताओ? ये हाइट दे रखी है मान लो 10 मीटर और ये यहाँ से यहाँ जो गया वो दे रखा है 15 मीटर। व्हाट इज वर्क डन? ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी? ग्रेविटी ने क्या वर्क किया? सर 0। 0 आएगा। यस, क्या आएगा? सर, 0 zero। आएगा। क्यों 0 आया? 0 क्यों 0 आया? बिकॉज यहाँ से सर, स्टार्ट क्योंकि किया
ऊपर गया वापस इसी लेवल पे आ रहा है, तो ऊपर जाने पे नेगेटिव वर्क किया होगा ग्रेविटी ने, नीचे आने पे पॉजिटिव वर्क किया, यस सर। टोटल 0। क्योंकि फाइनल और इनिशियल पोजीशन दोनों सेम है तो फिर हाँ, फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम नहीं है, फाइनल और इनिशियल की हॉरिजॉन्टल पोजीशन सेम है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन हाँ समझ में, हॉरिजॉन्टल पोजीशन सेम है, इसलिए ग्रेविटेशन ने कुछ भी वर्क नहीं किया, 0 वर्क डन। कोई डाउट? नो सर। आगे बढ़े, चलो। तो बेटा हम लोगों ने 2 टाइप के फोर्स देखे, एक ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा था, एक ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा था, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा था। तो ऐसा जो फोर्स है जिसका वर्क डन पॉइंट्स पे डिपेंड करता है उसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। क्या कहते हैं उसको? कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसा वर्क डन मतलब ऐसा फोर्स जिसके अंदर वर्क डन जो होता है वो डिपेंड करता है पाथ पे, तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा। ओके, हम लोगों ने कोई फोर्स लगाया जिसको मैं बोल रहा हूँ एक्सटर्नल फोर्स, ये भी नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा। ओके, मस्कुलर फोर्स जो हम लगा रहे हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, टेंशन फोर्स इज ऑल्सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स में कौन सा आया? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, उसके अलावा बेटा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पता है सबको? चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, तुमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। यस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसके अलावा एक और एग्जांपल है इसके अंदर, स्प्रिंग फोर्स। कौन सा? स्प्रिंग जो फोर्स लगाती है वो भी क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव। आ गया समझ में? स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है? कंजर्वेटिव होता है। कोई डाउट तो जल्दी जल्दी लिख लो। कंजर्वेटिव फोर्स, जल्दी से लिखो कंजर्वेटिव फोर्स। उसमें लिखो the work done of the force, if the work done of the force is not depend on the path, but only initial and final position. If work done by the force is not depend on the path and only depends on initial and final position, then that force is known as conservative force. Then that force, if work done by the force is not depend on the path, and only depends on initial and final position of the object, then the force is known as conservative force. एग्जाम्पल लिख लो, बोर्ड से एग्जाम्पल लिख लो। लिख लिया? सिमिलरली नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, उसमें क्या लिखोगे? द वर्क डन बाय द फोर्स डिपेंड्स ऑन द पाथ, then that force is known as non-conservative force. Okay, Yes. लिख लिया? कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव समझ में आ गया? हाँ सर। चलो आगे लिखो। अब आगे लिखो पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पहले मैं स्कूल लेवल की डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, उसके बाद एक्स्ट्रा हम पढ़ेंगे। पहले स्कूल लेवल की डेफिनेशन लिख लो पोटेंशियल एनर्जी की। द एनर्जी possessed by any object, due to its shape,
due to its shape, size and position, energy possessed by any object due to its shape, size and position is known as potential energy. The energy possessed by any object due to its shape, size and position is known as potential energy. लिख लिया? पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिख ली? Yes, sir. ओके उसके बाद देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. There are two types of potential energy. First, gravitational potential energy. First लिखो gravitational potential energy. Second लिखो elastic potential energy. First, gravitational potential energy. Second, elastic potential energy. लिखा यहाँ तक? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने देखा कि तीन चीजों से आती है, या तो शेप साइज से आती है या फिर पोजीशन से आती है. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आएगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आएगी? डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन नहीं, पोजीशन चाहिए. पोजीशन की वजह से आएगी. राइट. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आती है? बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आती है? शेप से. या फिर साइज को चेंज करने की वजह से जो आती है उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. ओके इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एकदम सिंपल एग्जांपल क्या आ जाएगा? किसके अंदर होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? रबर बैंड हो गई, स्प्रिंग हो गई. ओके रबर बैंड लिख लेते हैं. ये सारी जो है जो इलास्टिक मटेरियल है ओके उसके पास, या फिर बो एंड एरो हो गया. बो एंड एरो मतलब पता है ना सबको? Yes, sir. ओके ओके ये किसकी वजह से आती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई पोजीशन की वजह से. बट एक्चुअल में किसकी वजह से आई? एक्चुअल में किसकी वजह से आ रही है? अर्थ की वजह से. अर्थ है इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है. ओके अगर अर्थ नहीं होता तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती. अगर मैं स्पेस में जाके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछूं कि कितनी होगी तो कितना लिखोगे तुम? 0. आया समझ में? चलो तो ये हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल. बट इलास्टिक छोटा सा एक हिंट दे देता हूँ कि भाई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है, क्यों आती है. तो सिंपल चीज है कि भाई स्प्रिंग है एक, ये उसकी नेचुरल लेंथ में है. कैसे है ये? नेचुरल लेंथ में है. ओके चलो अब मैंने बताया था कि जो इलास्टिक जो स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो कौन से टाइप का फोर्स होता है? स्प्रिंग फोर्स कौन से टाइप का फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है. ओके बहुत बढ़िया. चलो अब ध्यान से सुनना. जब मैं इसको दबाता हूँ, इस स्प्रिंग को प्रेस कर रहा हूँ ओके इस ऑब्जेक्ट को मैंने दबाया जिसकी वजह से स्प्रिंग बेचारी छोटी हो गई. ओके स्प्रिंग छोटी हो गई और ऑब्जेक्ट जो है वो इस पोजीशन पे आ गया. अब ध्यान से सुनना. जब तक ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक पहुंचा तब तक स्प्रिंग ने उस पे कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाया? जब तक ये ऑब्जेक्ट इधर से इधर पहुंचा स्प्रिंग ने कहाँ फोर्स लगाया? स्प्रिंग ने तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया. मतलब यहाँ पे स्प्रिंग ने जो वर्क डन किया, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा. यस सर. ओके मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि स्प्रिंग के अगेंस्ट में वर्क हो रहा है, स्प्रिंग के अगेंस्ट में वर्क हो रहा है, ऐसा बोल सकता हूँ. यस सर. तो जितना स्प्रिंग के अगेंस्ट में फोर्स होगा, जितना स्प्रिंग के अगेंस्ट में वर्क होगा, वो वर्क इस पोजीशन में उसके पास एज अ पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है. मैं इधर से इधर लाने में जितना वर्क डन करूंगा वो वर्क डन किस में स्टोर हो जाता है?
पोटेंशियल Potential एनर्जी energy. के टर्म्स में स्टोर हो जाता है। तो जल्दी से एक लाइन लिख लो, द वर्क डन अगेंस्ट, द वर्क डन, जल्दी से लिख लो, ये टाइम नहीं है, वर्क डन अगेंस्ट, अगेंस्ट any conservative force, any conservative force will store as potential energy. Work done against any conservative force will store as potential energy. ओके, जल्दी से ये लाइन लिख लो। आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट। ओके, जल्दी से लिख लो। बाय बाय। Bye, sir. सर रिकॉर्डिंग आप चैनल पे डालोगे ना? हाँ, डालूंगा। ओके, बाय।